निश्चित ही शंकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, आने वाले दिनों के लिए अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट में पेशी की भी बात सामने आई, साथ ही एटीएस की तरफ से रिमांड भी मांगी जा सकती है। शंकर, देखिए, रिमांड लेने की प्रक्रिया तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर में कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। उसके बाद आगे जांच एजेंसी के द्वारा या स्थानीय पुलिस के द्वारा रिमांड मांगा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर कहा जाए 24 घंटा हुए नहीं है तो आज उसे पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी और उससे संबंधित तमाम इनपुट्स को खंगाला जाएगा। जिस तरह से देखा जाए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सुपरविजन में जिस तरह से मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में कल भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई, तो उन तमाम मामलों पर आगे की विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और अब देखिए, जिस तरह से अब इस संस्था की बात करें और इस संस्था से लोगों की अगर बात करें, अगर जिस तरह से इस मामले में अब प्रतिबंधित किया गया है इस संस्था को, यानी कि यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इसको आसान शब्दों में ये कह सकते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, यानी कि किसी भी संस्था को जब गैर कानूनी या आतंकवादी संस्था घोषित किया जाता है तो अपने आप इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी कागज पे हैं, जो सदस्य बनते हैं, तो उसकी जो मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। और कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई लोग अभी भी पूछताछ जिनसे चल रही है, तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और कहा जा सकता है कि इसी तरह के संगठन जो है, पहले जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में काफी एक कहा जा सकता है कि तैयार हुआ था सिमी संगठन जो है, जिसका काफी प्रभाव देखने को मिल रहा था, उसी के तर्ज पर अब जिस तरह से पीएफआई को बैन किया गया है, इसको प्रतिबंधित किया गया है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई लोगों की और भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कई और भी गिरफ्तारियां आने वाले वक्त में हो सकती है। निश्चित ही शंकर, हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में कार्रवाई का दौर जारी रहने वाला है। जितेंद्र, अगर हम कल की कार्रवाई पर नजर डालते हैं तो कई सारी गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश से हुई हैं और इसके बाद जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा गया कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर कोई एक्शन ले सकती है, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि अगर राष्ट्र की तरफ से, केंद्र की तरफ से अगर कोई फैसला आता है तो उस पर अमल किया जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार भी अब सख्ती दिखाएगी। जितेंद्र, बिल्कुल, जो कल कार्रवाई की गई है उसमें कई सारे आरोपियों को, कई सारे सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनका आज मेडिकल होगा, उसके बाद आज उन्हें दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जा सकता है, तो कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार ही ऐसे जो कट्टरपंथी संगठन है इन पर कार्रवाई करते आ रहा है, चाहे इसके पहले सिमी का जो है नेटवर्क ध्वस्त किया गया या फिर और भी कई इस्लामिक गतिविधियां हैं जिनका ताल्लुक यहाँ पर रहा है, चाहे वो कई सारी सूचनाएं यहाँ पर पाकिस्तान को देते थे, ऐसे कई सारे लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो जाहिर सी बात है, अब जब केंद्र सरकार ने इन पर नकेल कसी है तो मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से पुरजोर तरीके से इनका यहाँ पर खात्मा भी कर देगी। निश्चित ही जितेंद्र और शंकर, अगर हम कल की कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रहे हो तो निश्चित ही ये बोलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि 7 राज्य और थे जिन पर कार्रवाई की गई, जिनके खिलाफ पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया गया। इसके तहत ये समझ सकते हैं एक बड़े पैमाने पर एक्शन, साथ ही एक ऐसा कनेक्शन जिसे ध्वस्त करने की बहुत बड़ी जरूरत आ पड़ी थी। शंकर, देखिए, कल की छापेमारी की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में तकरीबन 250 लोगों को हिरासत में लिया गया था, अब जिसकी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन कल का जो सर्च ऑपरेशन था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि कई राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी के मार्गदर्शन में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन जो स्थानीय पुलिस प्रशासन उस को वो गिरफ्तारी करे और गिरफ्तारी करने के बाद स्थानीय थाने में उसे पेश करे, तो ये भी एक नया पैटर्न जो है जांच एजेंसी के द्वारा देखने को मिला, जिससे कि स्थानीय कोर्ट में उस मामले पे आगे कार्रवाई हो। क्योंकि इतना तो स्पष्ट है कि यूएपीए बाद में लगाया जाएगा, तो उसके बाद अपने आप वो कार्रवाई स्वतः संज्ञान में आ जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से पीएफआई संस्था द्वारा लगातार पांव पसारने की कोशिश की जा रही थी और पांव पसारने के साथ साथ जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिस तरह से कई संगीन आरोप इस संस्था पर लग रहे थे, और उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में लगातार बैठक हुई थी और उसी बैठक में ये फैसला लिया गया था कि सबसे पहले जितने भी संदिग्ध लोग हैं उसकी गिरफ्तारी
करना है। और इसके लिए जिस तरह से एक ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया, ऑपरेशन मिडनाइट, ऑपरेशन ऑक्टोपस, इस वक्त में ही तमाम लोकेशन पे एक साथ पहुंच करके देश के अलग अलग राज्यों में एक साथ पहुंच करके सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक साथ कार्रवाई को अंजाम देते हुए लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये पहले ही फैसला लिया जा चुका था कि इस तरह के ऑपरेशन उन आरोपियों के खिलाफ करना है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो तमाम राज्य, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात करें, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की बात करें, जहां पर पीएफआई काफी सक्रिय रूप से एक्टिव वहां पे होते थे, उन तमाम लोगों को के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और कहा जा सकता है कि अब जब प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, अब इस मामले में सरकारी जो एक लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में अगर कोई शख्स जिसकी भूमिका पीएफआई संस्था या पीएफआई संस्था से जुड़े हुए अन्य दूसरी जो संस्था के साथ में अगर होता है तो उसके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यानी कि आने वाले वक्त में उसके खिलाफ बहुत ही कड़े धाराओं के तहत ये कार्रवाई होगी। यूएपीए एक्ट की अगर बात करें तो इसका जो सेक्शन है, धारा है 35, जिसके तहत ये प्रावधान है कि किसी भी संस्था को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और खास तौर पर जिस तरह से यूएपीए की सेक्शन 38 के तहत किसी भी शख्स को आतंकी, जो जिसका संबंध किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ हो या किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हो जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो उसकी सजा 10 साल की कैद होती है या जुर्माना या दोनों का 10 साल की सजा और जो लगा सकता है। और इस कड़े कानून से बचने के लिए निश्चित तौर पे लोग इस संस्था से अब जुड़ने से बचेंगे। और जिस तरह से देखा जाता था कि इस संस्था में विदेश से काफी फंड आते थे, तो अब उस फंड पे भी अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्योंकि एफसीआरए के तहत जिस तरह से फंड मंगवाया जाता था अब वो भी प्रतिबंधित करार दिया गया है। और जो भी इस संगठन से जुड़े हुए लोग होंगे या जिसकी भूमिका आने वाले वक्त में सामने आएगी, उसके खिलाफ ठोस और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगा। निश्चित ही नजीर बनती है ये कार्रवाई शंकर। और जितेंद्र, अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो